तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था अब बहुत के प्रिंस का एक और एपिसोड आ चुका है। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया, चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के एक्ट में देखा था फाइनली एंड्रू के पास में अरसान स्किल आ चुकी है और अब यहाँ से इस सीरीज का मेन टर्न शुरू होता है। साथ में उसको कुछ स्लॉट्स से मिले हैं। उसकी बॉडी के अंदर 10 लीटर किसी चीज को स्टोर करने की पावर आ चुकी है। और वैसे यहाँ पे लीटर की बात की गई है, मतलब लिक्विड्स को स्टोर करने की बात की गई है। वो पानी को स्टोर कर लेता है। उसको समझ में आता है वो जब चाहे तब उस पानी को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर सकता है। मतलब वो एक ऊंट के जैसा हो चुका है। ये स्किल बहुत काम की है और इससे काफी कुछ किया जा सकता है, लेकिन वही चीज एंड्रू के सामने दिक्कत बन जाती है। उसने काफी सारे पानी को बॉडी के अंदर स्टोर कर रखा है और अब वो किसी और चीज को बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि 10 लीटर की लिमिट है। उसको इस पानी के बाहर निकलने का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके अंदर काफी लंबा टाइम लगने वाला है। लेकिन उसको तो नई स्किल मिली है। उसको चलो रही होती है इस स्किल की मदद से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो तुरंत डिसाइड करता है किसी भी तरीके से इस पानी को बाहर निकालना है। अगर सारे पानी को एक साथ में कंज्यूम किया तो उसकी बॉडी ब्लास्ट कर सकती है, इसलिए दूसरे तरीका निकालना पड़ेगा। वो डिसाइड करता है अपनी अरसान स्किल जो कि उसको अभी भी मिली है, उसके यूज से वो सारे पानी को बॉडी के बाहर की तरफ एमिट करेगा। बॉडी के अंदर करने के बजाय वो बाहर भी ऐसा कुछ कर सकता है। अभी फिलहाल के उसके लिए केवल एक थिंकिंग है। वो इस थिंकिंग को टेस्ट करता है और सच में ये टेक्निक वर्क कर जाती है। काफी कमाल यहाँ पर हो चुका है। उसके हाथ के अंदर एक बड़ा सा वाटर बॉल दिखाई देता है और फिर वो उसको एक जग की तरफ एमिट कर देता है। उसकी उम्मीद होती है ये सारा पानी एकदम आराम से जग के अंदर जाएगा, लेकिन इससे उलट एक वाटर पल्स निकलती है, सीधे जाकर उस जग के ऊपर टकराती है एक बंदूक की गोली की तरह और जग ब्लास्ट कर जाता है। वो चौंक जाता है कि ये क्या हुआ। वो तो पानी को एमिट कर रहा था एकदम ध्यान से, लेकिन ये तो एक अटैक हो गया। उस जग के टूटने के साथ में काफी सारे सिपाही भागते हुए उस जगह पर आते हैं। ये सारे प्रिंस को प्रोटेक्ट करने के लिए उस जगह पर आए हैं। बेरू भी उनके साथ में इस जगह पर होता है। सब चिल्ला कहते हैं प्रिंस क्या आप ठीक है। सब प्रिंस की बहुत चिंता कर रहे हैं। इसमें प्रिंस सोचने लगता है कि अब इनको मैं क्या कहूं। इनको ये कहूं कि पानी से मैंने इस जग को तोड़ दिया। ये लोग बिल्कुल भी इस बात को मानेंगे नहीं और काफी कुछ खतरनाक हो सकता है। वो तुरंत एक कहानी बनाता है कि उसने खुद इस जग को पकड़ा और दीवार की ओर फेंक के मार दिया उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। साथ में वो ये भी सोच रहा होता है असल में इस समय वो बहुत ज्यादा कमजोर है। इस तरह के जग को अपने हाथ से तोड़ देना ये एकदम नामुमकिन जैसा है। ये सिपाही शायद से बिल्कुल भी इस बात को मानने वाले नहीं है, लेकिन इसके उलट वो सिपाही तुरंत इस बात को मान जाते हैं, क्योंकि इन सिपाही को पता है प्रिंस का स्वभाव किस तरह का होता है। सभी प्रिंस तोड़फोड़ तो मचाते रहते हैं, वो किसी चीज को तोड़ सकते हैं। फिलहाल कुछ देर के लिए इस प्रिंस को इस जगह जाने के लिए कहा जाता है जब तक इस जगह सफाई नहीं जाती। इसके कुछ टाइम बाद में उसको आराम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन प्रिंस आराम नहीं करना चाहता। वो तो अपनी स्किल को टेस्ट करना चाहता है। बड़ी मुश्किल से बॉडी के अंदर स्पेस हुआ है, लेकिन बेरू सर के ऊपर खड़ा हुआ है। वो वहां जाने के तैयार नहीं है, लेकिन प्रिंस उसको वहां जाने के लिए कह देता है। उसको बना लेता है कि कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। फाइनली बेरू वहां से आ चुका है और अब टाइम है इस स्किल को आगे टेस्ट करने का। कुछ देर तक सोचने के बाद में एंड्रू को समझ में आता है असल में उसकी बॉडी में जितना भी पानी स्टोर है वो उस पूरे पानी को अपने एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। वो पानी एक बुलेट की तरह बाहर निकलेगा और जरूरी नहीं वो अपने बॉडी के अंदर पानी स्टोर करे, बल्कि किसी चीज को स्टोर कर सकता है और जिस चीज को स्टोर करेगा वो उतना ही खतरनाक वेपन बनने वाली है। अरसान स्किल का यूज करके कोई भी चीज एक वेपन की तरफ बाहर की तरफ एमिट हो सकती है, लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसकी मदद से किसी चीज को नष्ट किया जा सकता है, इसलिए इस स्किल को यूज करने से पहले काफी कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे किसकी बॉडी के ऊपर कितना इंपैक्ट होने वाला है इसके बारे में इसको खुद को नहीं पता। किसी की जान भी जा सकती है। और अब इसके बाद में फाइनली सीन शिफ्ट होता है और हम सीरीज में कुछ मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि इस सिटी का मेन किंग है, मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा, सबसे ज्यादा ऊंची गद्दी पर जो बंदा बैठा हुआ है, अस्टेलॉन मैग्नाटो, जिसके सामने कोई बंदा बैठा हुआ है। असल में यहाँ पर चुगली करने के लिए आया है, प्रिंस की चुगली करने के लिए कि प्रिंस कुछ टाइम से कुछ गलत हरकतें करते जा रहे हैं। वो नीडल्स को अपने बॉडी के अंदर चुभोते हैं, पता नहीं किस तरह की हरकतें ये। वैसे ये बंदा देखने में काफी हद तक बेरू जैसा लग रहा है, लेकिन लाइटनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, शायद से कोई और भी हो सकता है। लेकिन इस समय ये किंग बहुत ज्यादा नाराज है। पक्के तौर पर जो एंड्रू है वो इसका बेटा है और इसको अपने बेटे की चिंता हो रही होती है और वो चिंता अपने गुस्से के तौर पर दिखा रहा होता है कि एंड्रू ये तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। इसके अगले सीन में हम एंड्रू को देखते हैं जिसने सुबह के समय वापस से काफी सारी दवाई तैयार कर लिया है, लगभग 10 लीटर के बराबर है। बेरू भी इसमें वहीं पर मौजूद होता है। वो मन में सोच रहा है इतनी सारी दवाई इस समय तैयार क्यों की गई है। वही एंड्रू सोच रहा होता है इतनी सारी दवाई को मैं एक साथ पीने वाला हूँ, अगर बेरू ने मुझे करता हुआ देख लिया तो एकदम बेहोश हो जाएगा, मुझे पहले उसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। वो उसको वहां जाने के लिए कहता है, लेकिन बेरू ने मना कर दिया है। उसको प्रिंस की बहुत चिंता हो रही है। वो उससे कहने लगता है मुझे पता है अब इस दवाई को पीने वाला है, मैं बिल्कुल बस जाऊंगा नहीं। वैसे आपको पता है ना पिछली बार क्या हुआ था, इस दवाई को पीने के कारण आपकी तबियत खराब हो गई थी। आपको बिल्कुल भी इतनी सारी दवाई एक साथ नहीं पीनी चाहिए। इस पे एंड्रू कहता है क्या पागल हो गए हो तुम, इतनी सारी दवाई को एक साथ में कैसे पी सकता है, मैं केवल थोड़ी सी पीने वाला हूँ। केवल कुछ इंग्रेडिएंट्स ज्यादा लग गए थे, उसके चक्कर में ज्यादा बनानी पड़ी, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी सारी को एक साथ में पी नहीं सकता। बेरू हंसते बोलता है हाँ बिल्कुल ये तो आप ठीक कह रहे हैं, इतनी सारी को एक साथ में पी नहीं सकता है, कोई पागल ही होगा जो कि इतनी सारी दवाई को एक साथ में पीने की कोशिश करेगा। इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। तभी एंड्रू जब बेरू को वहां पे खड़ा हो देखता है, बेरू जाने को तैयार नहीं है, उसको वहां से बाहर की तरफ निकाल देता है, खुद लात मार के उसने बाहर की तरफ फेंक दिया है। फिर वो रूम को लॉक करता है और फिर एक साथ में उस सारी दवाई को पी जाता है।
असल में उसने इस सारी दवाई को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया है। पानी तो पहले बाहर निकल चुका था, अब उसकी बॉडी के अंदर केवल ये दवाई मौजूद है और ये दवाई उसकी बॉडी के ऊपर काफी अच्छा इफेक्ट डाल रही होती है। वो अपनी डेली लाइफ को शुरू कर देता है और जैसे कभी भी उसको मौका मिलता है, जरा सी भूख लगती है, वो सबसे पहले इस दवाई को कंज्यूम करता है। ऐसे धीरे धीरे करके उसकी बॉडी को बहुत सारी दवाई मिल चुकी है और उसकी बॉडी पूरी तरह से ठीक होना शुरू हो चुकी है। और यहाँ से एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है। असल में जितने बॉडी पार्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर अवाक कर रहा है, वो सारे असल में सच में अवाकन होते जा रहे हैं। उन सभी के अंदर अपना खुद का एक ब्रेन आ चुका है, वो सब एक जिंदा जीव की तरह हो चुके हैं। जैसे अभी उसने हार्ट को अवाक किया तो ये बंदा हार्ट है, उसने कुछ टाइम पहले उसने लंग्स को अवाक किया था और क्योंकि लंग्स एक सेट की तरह होते हैं तो ये दोनों जुड़वा लंग्स है। और इसके अलावा इंटेस्टाइन, ये बंदा इंटेस्टाइन है जो कि आराम से अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। धीरे धीरे करके तीनों स्ट्रांग होते जा रहे हैं और आराम से एंजॉय कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये सारे एंड्रयू की बॉडी के अंदर ही रहते हैं, उसकी बॉडी पार्ट है, उसकी बॉडी के अंदर ही रहेंगे, लेकिन आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं। उनको एंड्रयू की दुनिया एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देती है, वो सब कुछ स्क्रीन की मदद से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। वैसे इस समय जो लंग्स और इंटेस्टाइन है उनको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, उनकी बॉडी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। लेकिन हार्ट, उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो रखी है क्योंकि दिल कभी भी एक चीज खाने से भरता नहीं है और एंड्रयू लगातार केवल एक चीज खाता जा रहा है, वो दवाई, और उसका मन एकदम भर चुका है। वो बॉडी पार्ट्स मतलब लंग्स से पूछने लगता है आज खाने में क्या है, इसमें लंग्स बोलता है वही दवाई जो कि कल खाई थी। इसमें वो कहने लगता है ये क्या हुआ, कल भी दवाई, आज भी दवाई, आज शाम को क्या मिलेगा। इस पे लंग्स बोलता है शाम को भी वही मिलेगा, केवल दवाई, हमें कुछ टाइम तक केवल दवाई खाने वाले हैं और कुछ भी खाने को नहीं मिलने वाला। इस हार्ट कब्जे चिढ़ जाता है कि बिल्कुल भी ठीक हरकत नहीं है, मेरा दिल नहीं भरता एक चीज को बार बार खाने से, मुझे कुछ अलग चाहिए, हर बार कुछ अलग, कुछ चटपटा सा, एक चीज को बार बार खाना ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसको कुछ करना पड़ेगा। ये होस्ट तो क्या हुआ, कभी भी हमें कुछ भी खिलाएगा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। इससे बाकी लोग मना कर देते हैं क्योंकि बाकी सबकी हालत तो अच्छी होती जा रही है, केवल हार्ट की ये अपनी दिक्कत है। वैसे ऑब्वियसली क्योंकि ये एंड्रयू की बॉडी पार्ट है और एंड्रयू की बॉडी के अंदर आपस में सारी बातें कर रहे हैं, एंड्रयू की चुगली कर रहे हैं, तो वो सब कुछ एंड्रयू को भी सुनाई दे रहा होता है। उसको सिस्टम विंडो भी बताती है कि तुम्हारे ऑर्गन्स तुमसे नाराज होते जा रहे हैं, उनको बिल्कुल भी एक एक तरह खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन एंड्रयू साफ ना कर देता है कि अगले कुछ दिनों तक केवल वो दवाई के ऊपर पूरी तरह डिपेंड रहने वाला है, इसके अलावा वो कभी भी कुछ भी टेस्ट करने वाला नहीं है। इस तरीके से कुछ और दिन बीतते हैं और फाइनली उसको वो चीज मिलती है जिसका वो काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। उसको एक सिस्टम विंडो शो होती है जिसमें दिखाई देता है तुम्हारे बॉडी पार्ट ठीक होना शुरू हो चुका है और तुम्हारा लाइफ स्पैन एक साथ में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, 50 दिन बढ़ चुका है और अब तुम्हारे पास में 133 दिन का लाइफ स्पैन है। और अब इसे देखने के साथ में एंड्रयू कब्जे तक खुश हो जाता है, वो चिल्ला कहता है फाइनली मैं इसमें कामयाब हो चुका हूँ। और उसके चिल्लाने के साथ में एक नौकरानी उसकी पर आ रही होती है जिसके हाथ में से उसकी ट्रे छूट जाती है, वो जमीन पे गिर जाती है और इसी के साथ में एक जोर का शोर आता है। एंड्रयू तुरंत इससे माफी मांगता है, मुझसे गलती हो गई, मेरे को चिल्लाना नहीं चाहिए था। लेकिन वो वेटरस खुद ही माफी मांग रही होती है। असल में उसने प्रिंस खाने दिक्कत कर दी है और प्रिंस को इस तरह की हरकतें पसंद नहीं आती है, तो इसी वजह से वो प्रिंस से माफी मांग रही है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। वही प्रिंस को समझा रहा होता है हाँ मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। लेकिन वो वेटरस वो बुरी तरह घबराई हुई है, उसको प्रिंस की बातें सुनाई नहीं दे रही। वो उससे कहने लगती है प्लीज मुझे चाबुक से मत मारिएगा, मुझसे ये चीज गलती से हुई है। और इसी के साथ में एंड्रयू को दिमाग खराब हो जाता है, क्या सच में वो उसको कभी चाबुक से मारा करता था। ये सब कुछ अपने खुद के माइंड में सोच रहा होता है, क्या मैंने इस तरह से लड़कियों के ऊपर हाथ उठाया है, ये कितना घटिया बॉडी के अंदर हूं मैं। वो उससे सवाल करता है क्या मैंने कभी कुछ ऐसा किया है, क्या मैंने किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। वो यहाँ पर उम्मीद कर रहा होता है कि काश ये वेट्रिस नो बोल दे और फिर बिल्कुल वैसा होता भी है, वेट्रिस नो बोल देती है, एंड्रयू की जान में जान आती है। लेकिन इतनी आसानी से कहा, प्रिंस के शौक बहुत निराले हैं। वेट्रिस आई कहती है आपने कभी मुझे खुद से नहीं मारा है और इसी के साथ में एंड्रयू का दिमाग खराब हो जाता है। खुद से नहीं मारा क्या मतलब है, क्या मैंने किसी और से। वेट्रिस बोलती है हाँ जब आपकी शर्ट की ओर मुझसे पानी गिर गया था तब। और इसी के साथ में एंड्रयू एकदम पागल हो जाता है कि उसने क्या किया है, मतलब इस बॉडी में जो पहले वाला बंदा था वो लड़कियों को मारा करता था, वो भी खुद से नहीं अपने सिपाहियों से कह के लड़कियों को पिटवाया करता था। बहुत ही घटिया इंसान है। वैसे गलती तो की थी, शर्ट के पानी गिराना नहीं चाहिए। एंड्रयू इस समय काफी ज्यादा परेशान है, वो उस लड़की से कहता है तुम्हें इस बार कोई पीटने वाला नहीं है, आराम से सफाई करो और फिर यहाँ से चली जाओ। ये सुनने के साथ वेट्रेस खुश जाती है, उसकी पिटाई नहीं होने वाली, वो खुशी खुशी वहां से चली जाती है। और एंड्रयू और भी ज्यादा दुखी हो जाता है कि एक लड़की उसके पास से दूर जा रही है और इस बात से काफी ज्यादा खुश है। मतलब वो ये सोच के बैठी हुई है कि मैं उसको मारूंगा और वो मेरे से पिटने वाली नहीं है, यही काफी है उसको खुश करने के लिए। मतलब कितनी मिनिमल खुशी है ये। लोग मेरे आसपास में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उनको पीटने वाला हूँ और जब मैं उनको नहीं पीट रहा हूँ इतना काफी उनको खुश करने के लिए। क्या घटिया इंसान हूं मैं। लोगों के दिमाग के अंदर कितनी गंदी इमेज बनी हुई है मेरे बारे में। वैसे मेरे बारे में नहीं, इसके बारे में, एंड्रयू के बारे में, वरना मैं तो कहता हूं मारो। नहीं 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 नहीं, मैं पूरी तरह से फेमिनिज्म में बिलीव करता हूं, मैं नहीं मारता। मतलब मेरे को नहीं लगता किसी भी लड़की के ऊपर कभी भी हाथ उठाना चाहिए, लेकिन शर्ट के ऊपर पानी गिराना वो ज्यादा हो गया, वो नहीं होना चाहिए। फिर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जूते के ऊपर पानी गिरना वो भी नहीं होना चाहिए। बाकी रसोई में रहो,
घूंघट लगा के रखो, बस ये सब करो, फिर क्या जरूरत है मारने की? नहीं पड़ेगी भाई मारने की जरूरत, हम नहीं मारना चाहते किसी को। अरे दोस्तों, इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, मैं बस कॉमेडी के चक्कर में बोल रहा हूँ, वरना मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। ये चीजें मैं बताता नहीं हूँ ऐसे वीडियो के ऊपर आके। तो हाँ, शर्ट का ध्यान रखना, लेकिन शर्ट पे बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे को बहुत प्यारी है वो। चलो अब ये सब कुछ बंद करके सीरीज कंटिन्यू करते हैं, एकदम सीरियस होके सीरीज के ऊपर फोकस करेंगे। एंड्रयू यहाँ पर बेरू को बुलाता है और बेरू सवाल करने लगता है, मुझे बताओ तुम्हारे साथ में और बाकी जो सारे सर्वेंट्स हैं उनके साथ मेरा स्वभाव किस तरह का है? बेरू सब कुछ सच बता देता है और एकदम सच बताता है, कुछ भी छुपाता नहीं है। वो बताता है कि किस तरीके से एंड्रयू अक्सर ही लड़कियों के ऊपर हाथ उठा देता है, मतलब हाथ उठाने तक वो खुद से कर लेता है, और उससे एकदम चाबुक मारने होते हैं क्योंकि उसमें हाथ में दर्द होता है। तो उसके लिए बाकी लोग आते हैं, उसके लिए सिपाही को अपॉइंट किया जाता है जो कि आके इन सर्वेंट को पीटते हैं। सभी सर्वेंट सामने एक अलग किस्म का ईगो है इसके अंदर, और इसी के साथ में एंड्रयू समझ जाता है वो सारे सिपाही जिसके सामने से बेकारी कहानी बनाई थी कि उसने खुद ही जार को फेंक के मार दिया, वो इस बात के ऊपर क्यों विश्वास कर गए? क्योंकि उनको इसकी सुरक्षा से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उनके हिसाब से तो उनका प्रिंस आज मरता कल मर जाए, और कल मरता अभी मर जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कुछ पीछे खड़े होकर हंस रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। इसके बाद में एंड्रयू को अगला सवाल आता है कि जब वो इतना घटिया इंसान है तो बेरू अभी तक उसके साथ में क्यों है? मतलब वो एंड्रयू की तरह इतना वफादार क्यों है? उसको छोड़ के चले जाना चाहिए। इसे बेरू जवाब देता है, असल में बाकी पूरी दुनिया के लिए हो सकता है आप बेकार हो, उनके साथ आपका बिहेवियर बेकार है, लेकिन उन सभी ने आपका वो चेहरा नहीं देखा जो कि मैंने देखा है। फिर यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसके अंदर हम बेरू को देखते हैं उसकी जवानी के दिनों में, जिसमें वो कहीं से भागता हुआ जा रहा होता है। उसकी नजर पड़ती है एक बच्चे के ऊपर जो कि असल में एंड्रयू है, जो कि पेड़ के नीचे बैठकर एक छोटी चिड़िया को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और बेरू को इसी समय उस बच्चे के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था, वो उसकी जान को बचाने के लिए इसी वजह से ज्यादा कोशिश करता है क्योंकि उसको लगता है वो बच्चा जो कि एक चिड़िया को बचाने तक के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, वो जरूर से इस पूरी दुनिया के लिए, इस दुनिया के लोग के लिए काफी कुछ कर पाएगा। बेरू के इतना कहने के साथ में एकदम से एंड्रयू के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्मेल आ जाती है। इतने टाइम से वो जितना कुछ बकवास सुन रहा था, जितना डिप्रेशन उसके सर के ऊपर आया था, एकदम सब कुछ गायब हो चुका है और वो समझ चुका है उसे किस तरह का इंसान बनना है। और अब इसी के साथ में इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं, और वही बात मैं दोबारा से कह देता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बना प्राइम। अपोथ के प्रिंस का एक और एपिसोड आ चुका है। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था जो एंड्रयू है उसको अभी पता चला है वो एक बहुत ज्यादा घटिया इंसान है। मतलब अभी जिसकी बॉडी के अंदर है वो इंसान बहुत ज्यादा घटिया है, जिसने काफी सारे गलत तरह के काम किए हैं। मतलब वो लड़कियों को पीटता था, अपने नौकरों को परेशान करता था और इसी तरह के काम। लेकिन साथ में उसको बेरू से ये पता चलता है कि उसने बचपन में काफी सारे अच्छे काम भी किए थे, लेकिन बचपन से लेकर अभी तक उसके अंदर काफी सारे बदलाव आ चुके हैं। वो इसका कारण मुझे लगता है कि बदलाव आए क्यों। बेरू उसको कहानी सुनाने का वादा करता है, लेकिन अभी नहीं, बाद में एक और बंदे की जगह पर एंट्री होती है। एक सिपाही इस जगह पर आया है जो कि एक इन्फॉर्मेशन लेके आया होता है कि जो इस सिटी का मेन किंग है उसने इसको अपने पास में बुलाया है, मतलब एंड्रयू को अपने पास में बुलाया कुछ बात करने के लिए। जरूर से इसका रिलेशन उस चुगली से होने वाला है जो कि पिछली रात तो की गई थी। किसने की थी वो कंफर्म नहीं है, शायद से बेरू ने की थी, लेकिन इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है क्योंकि वो अपने प्रिंस की तरफ बहुत ज्यादा वफादार है। तो वो बिल्कुल भी इस तरह की हरकतें तो नहीं करेगा, लेकिन अगर किंग ने किसी काम को करने के लिए कहा है तो कोई भी इसके मना भी नहीं कर सकता, तो कुछ भी हो सकता है। इसके कुछ टाइम बाद में हम प्रिंस को देखते हैं जो कि प्रिंस टाइप के कपड़े पहनकर अपने फादर से मिलने के लिए जा रहा होता है, और साथ में ये भी सोच रहा होता है कि उसने मुझे अचानक से किस काम के लिए बुलाया है। थोड़ा बहुत उसको अंदाजा है लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो जैसे अपने फादर से पहुंचता है तुरंत ही घुटने टेककर पहले तो ग्रीट करता है और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो क्राउन प्रिंस है और पूरा नाम है रकेल एंड्रयू मैग्नाटो। और अब इसके बाद में कुछ चीजें रिवील होती है। असल में काफी कुछ है जो कि किंग के अंदर एकदम छुपा हुआ है, उसके अंदर कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं। वो जैसे प्रिंस को अपने सामने देखता है तुरंत ही पहचान जाता है इसके पास में आसान स्किल आ चुकी है जो कि काफी रेयर स्किल है। इस बंदे के पास बिल्कुल भी वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसके पास में वो है जो कि किंग को बुरी तरह चौंका देती है। इसके बाद में उससे कहता है तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया? तुमने जो कुछ हरकतें की है कुछ टाइम के अंदर उसके बारे में पता चला है कि तुम किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर सुइयां चुभा रहे हो, खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कब तक ये सारी हरकतें करते रहोगे और हमें चोट पहुंचाते रहोगे? जी कहते हुए किंग को दिखाई दे रहा होता है कि जो सामने की तरफ एंड्रयू बैठा हुआ है उसके पांव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि वो इस तरह बहुत ही अजीब से पोस्चर के अंदर है। उसको अब खड़ा कर देना चाहिए, लेकिन किंग उसको खड़ा नहीं करता बल्कि उसी तरीके से उसे आगे बात करता रहता है। इस पे प्रिंस भी रिप्लाई करता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो मनी मन सोच रहा होता है मुझे खड़ा तो कर दे, मैं झुक के बैठ चुका हूं, पांव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कभी भी गिर सकता हूं। लेकिन वो खड़ा होने वाला नहीं है। किंग के सामने इस तरीके से उसकी मर्जी के बिना खड़ा होना उसकी बेइज्जती की तरह माना जाता है, और प्रिंस बिल्कुल भी इस तरह की गलती नहीं करना चाहता। इस वक्त में किंग आगे बोलता है वैसे मेरे को दिखाई दे रहा है तुम्हें किस तरह के कुछ वहम हो रहे हैं, क्या सब कुछ नीडल्स के कारण है? प्रिंस कहता है किस तरह के नीडल्स? कोई नीडल्स नहीं लिए और मुझे कुछ वहम नहीं हो रहा। इस पे किंग आगे बोलता है बिल्कुल तुम्हें वहम हो रहा है। तुमने किसने कहा कि तुम अब क्राउन प्रिंस हो? तुम कोई क्राउन प्रिंस नहीं हो, तुम्हारे पास में क्राउन प्रिंस की पोस्ट है, लेकिन वो भी अब तुमसे छिनने वाली है क्योंकि तुम इस पोस्ट के लायक नहीं हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम शांति से उस पोस्ट को दोबारा से हमारे हवाले कर दो और उस पोस्ट को छोड़ दो। तुम्हारी पोस्ट तुम्हारे छोटे भाई मतलब सेकंड ब्रदर को मिलने वाली है। इस पे प्रिंस पहले ये सब कुछ सोच के आया होता है, वो ज्यादा चौंकता नहीं है, उसको पता था यहाँ पर किस बारे में बात की जाने वाली है। वो पहले क्योंकि सोच कर रखा है तो तुरंत ही मना कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला। वो अपनी पोस्ट को अपने पास में रखेगा, और इस पे किंग को बहुत गुस्सा आता है कि किंग की बातों को इस तरह नकार कह सकता है। वो चिल्ला के प्रिंस से कहता है तुम्हारी हिम्मत,
तुमने मेरी बात तो काटा, तुम केवल एक क्राउन प्रिंस हो, तुम इस तरीके से मेरी बात तो काट नहीं सकते हो। किंग जब इस तरह से गुस्सा होता है तो एंड्रू की चाल काम कर जाती है। वो समझ जाता है यहाँ पर क्या हो रहा है। असल में किंग के पास पावर होती है, वो किससे भी चाहे तो उसकी पोस्ट को छीन सकता है, क्राउन प्रिंस से भी, और उसको किसी से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ परमिशन मांग रहा है, यानी इसका मतलब क्राउन प्रिंस की परमिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। असल में यहाँ पर ये अलग तरह का गेम खेल रहे हैं, एक पॉलिटिकल गेम। अगर जबरदस्ती क्राउन प्रिंस की गद्दी छीन ली गई तो इस बंदे को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अपनी गद्दी को छोड़ने के बाद में कोई भी प्रिंस सिटी के अंदर रुकने वाला नहीं है, वो सिटी को छोड़ के चला जाएगा। और इस बंदे से इनको जितना कुछ फायदा हो सकता है वो सारा फायदा इनको नहीं होगा। असल में किंग ये सोच के बैठा है, इससे गद्दी छीनने के बाद में अपने छोटे बेटे को उस गद्दी को पकड़ा दी जाएगी और साथ में अपने बड़े बेटे को एक कठपुतली की तरह यूज किया जाएगा। किसी भी समाज के अंदर प्रिंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लाइफ कितनी ज्यादा है, उसका व्यवहार किस तरह का है और क्या उसके पास में किस तरह की पोस्ट है। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि वो किंग का बेटा है, इतना सा काफी है उसकी पावर को यूज करने के लिए। और जो लोग उसी पावर को यूज करना चाहते हैं, दोनों बाप बेटे मिलकर अपने बड़े बेटे को एक कठपुतली की तरह नचाना चाहते हैं। अब जब किंग को समझ में आ चुका है कि इससे चिल्लाने से काम नहीं बन रहा, तो थोड़ा इमोशनल करने की कोशिश करता है। वो आगे बढ़ते हुए प्रिंस से बोलता है, तुम्हें पता है ना, तुम हमारे लिए एक धब्बा टाइप का बन चुके हो, तुम्हारी वजह से हमें कब्जा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम्हें जिंदा रखने के लिए, तुम्हारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। और कोई भी इस तरह क्राउन प्रिंस बिल्कुल भी नहीं चाहता है जो कि ज्यादा बीमार हो और इतना कमजोर हो। क्राउन प्रिंस को बहुत ताकतवर होना चाहिए, तभी पूरी दुनिया के सामने इस संदेश जाता है कि हाँ, इस सिटी का किंग एक अच्छा किंग है, काफी ताकतवर है। अगर तुम जैसा इंसान किंग बनेगा तो सिटी ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएगी। केवल अपने बारे में नहीं, पूरी सिटी के बारे में सोचो। किंग ये सब कुछ कह रहा है, लेकिन असल में प्रिंस कुछ और ही सोच के बैठा हुआ है। उसको इस सबसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। असल में उसको तो किंग भी नहीं बनना, उसके लिए प्रिंस होना अपने आप में काफी है। वो चाहे तो अपनी पोस्ट को अपने छोटे भाई के हवाले कर आसानी से एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, लेकिन वो उस पोस्ट को हवाले नहीं कर रहा है क्योंकि उसने किताब पढ़ी हुई है। असल में किताब के हिसाब से भी यही होना चाहिए था। ये प्रिंस अपनी पोस्ट को अपने छोटे भाई के हवाले कर देता है, लेकिन उसके बाद में जो होता है वो काफी खतरनाक है। जैसे छोटा भाई किंग बनता है, वो तुरंत ही इस सिटी को एक अलग तरीके से रूल करना शुरू कर देता है। वो एक तानाशाह बन जाता है। उसकी सोच एक डिमोनिक सोच है जो कि इस सिटी को उसके खात्मे की तरफ लेके जाती है। इसका मतलब इस सीरीज का विलन इसका छोटा भाई है जिसकी एक डिमोनिक सोच है और वो किसी भी तरीके से किंग बनना चाहता है। और इसके अलावा इस सिटी का जो करंट किंग है वो भी उसी को सपोर्ट करता है। मतलब एंड्रयू के लिए यहाँ पर खुद को डिफेंड करना, अपने पास में एक क्राउन प्रिंस की गद्दी को रखना, ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यानी कि इसका मतलब अब एंड्रयू को अपनी खुद की लाइफ के लिए अपनी बीमारी से नहीं, बल्कि इसके अलावा अपनी खुद के लोगों से भी लड़ाई करनी पड़ेगी, अपने फादर और अपने छोटे भाई से भी, अपनी पोस्ट के लिए। इसके अंदर खड़ा होता आगे बोलता है, मैं तो खुद भी यही चाहता हूं कि हमारी सिटी जितना उसके उतना आगे बढ़े। मैं कभी भी अपनी सिटी का, अपने लोगों का बुरा सोच नहीं सकता। मैं चाहता हूं हर कोई आगे बढ़ता जाए और मेरे कारण कोई पीछे की तरफ न रुके। मैं किसी के ऊपर भी कोई धब्बा ना बनूं। ये सुनकर किंग को अच्छा लगता है। उसको लगता है शायद उसकी तरक्की काम कर रही है। वही कहता है, अब तुम अच्छे शब्द कह रहे हो, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम अब मेरी बात को मानने लगे हो। एंड्रयू के बोलता है, नहीं, मैं अभी भी आपकी बात को नहीं मान रहा हूं, बल्कि मैं आपसे एक मौका चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, ये बता सकूं कि मैं आपके ऊपर कोई धब्बा नहीं हूं। मेरे को केवल एक मौका दीजिए। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि हाँ, मैं एक अच्छा क्राउन प्रिंस हूं। ये एक बराबरी का मौका होगा मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच में। आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन इस सिटी का एक अच्छा क्राउन प्रिंस और आगे जाके एक अच्छा किंग बन सकता है, कौन इस पोस्ट के ज्यादा लायक है। एंड्रयू के तकने के साथ में तुरंत ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है। इसके कुछ टाइम बाद में हम प्रिंस को बेरू के साथ में देखते हैं। बेरू सवाल करने लगता है, क्या हुआ, अब वो किंग ने क्यों बुलाया था, आपकी क्या बात हुई। इससे प्रिंस बताता है, असल में बात ऐसी हुई है, वो चाहते हैं मैं अपने क्राउन प्रिंस की गद्दी को अपने छोटे भाई के हवाले कर दूं। वो मुझसे मेरी गद्दी को छीन लेना चाहते हैं। इस पे बेरू को तो गुस्सा आता है, वो एकदम चौंक जाता है। फिर क्या हुआ, इसमें एंड्रयू आगे बताता है, इसके बाद मैंने ये कहा कि हमारी एक परीक्षा होनी चाहिए और ये डिसाइड होना चाहिए कि कौन इस पोस्ट के ज्यादा लायक है। मैंने डिसाइड किया है, मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच में एक स्वॉर्ड की फाइट होगी और जो जीतेगा उसे क्राउन प्रिंस की गद्दी मिल जाएगी। और इसी के साथ बेरू तुरंत ही अपनी पैकिंग करना शुरू कर देता है कि यहाँ पर तो काम खत्म हो गया, प्रिंस तो गियो। इस पे एंड्रयू कहता है, बेरू ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इस तरह से पैकिंग नहीं करनी चाहिए। तुम तो कम से कम मेरे भरोसा रखो कि मैं इस फाइट में जीत सकता हूँ। लेकिन इसमें किसी को भी एंड्रयू को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो इस फाइट में जीत पाएगा। और काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है, एक इंसान जो कुछ टाइम के अंदर मरने वाला है, इस दुनिया के कुछ दिनों का मेहमान है, वो किस तरीके से अपने छोटे भाई जो कि एक ताकतवर फाइटर है, जिसके पास वो सारी स्किल्स है जो कि एक प्रिंस के होनी चाहिए, उसको फाइट में हरा सकता है। ये फाइट पूरी तरह से एक तरफा है। अभी इस समय केवल बेरू का ही नहीं, बल्कि एंड्रयू के फादर को भी ऐसे लगता है एंड्रयू बुरी तरीके से इस फाइट में हारने वाला है। असल में वो जैसा था बिल्कुल वैसे हो चुका है। किंग को चाहिए था कि एंड्रयू किसी भी तरीके से अपनी गद्दी को अपने छोटे भाई के हवाले कर दे। और अब तो चीजें और भी शानदार हो चुकी है। सब लोगों के सामने डिसाइड किया जाने वाला है कि किसके पास में क्राउन प्रिंस की गद्दी आएगी। और एंड्रयू बुरी तरीके से हारने के बाद में अपनी गद्दी को अपनी मर्जी से अपने छोटे भाई के हवाले करेगा और सब लोग इससे गवाह बनेंगे। किंग इस समय प्रिंस कैसल की तरफ देख रहा होता है और वहां कैसल के अंदर प्रिंस लगातार बेरू को बनाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज रुक जाओ, हम फाइट में जीत सकते हैं। इसमें बेरू बोलता है, बिल्कुल ठीक कहा, आप फाइट में हारने वाले हैं, आप बुरी तरह से पिट सकते हैं।
इस समय बेरू को बिल्कुल भी एंड्रू के भरोसा नहीं है, जो कब्ज तो ऑब्वियस भी है। एक बीमार आदमी किस तरह से फाइट में जीतेगा। इसके अंदर फाइट का टाइम हो चुका है, तैयारी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। दोनों प्रिंस आमने सामने खड़े होते हैं। काफी सारे लोग इस जगह पर आए इस फाइट को देखने के लिए, जो कब्ज तो ऑब्वियस भी है। ये फाइट इस चीज के लिए हो रही है कि कौन क्राउन प्रिंस बनेगा। मतलब ये सभी लोग अपने फ्यूचर को देखने के लिए आए। जो भी बंदा फाइट में जीतेगा वो इस सिटी के फ्यूचर को आगे या फिर डिमोनिक फील्ड की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग आए इन सभी को पूरी तरह से पता है कि प्रिंस एंड्रू बहुत बुरी तरीके से इस फाइट में हारने वाला है और प्रिंस थियोडोर जो कि उसका छोटा भाई है वो आसानी से इस फाइट में जीत जाएगा। इसके बाद में थियोडोर की इस जगह पर एंट्री होती है, जो कि आते ही अपने भाई से बात करते हुए उससे कहने लगता है हमें यहाँ पर फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये कोई आखिरी ऑप्शन नहीं है। हम चाहे तो आपस में बात करके कोई अच्छा डिसीजन निकाल सकते हैं। आपको पता है अगर हमारे बीच में फाइट होती है तो उसका नतीजा क्या निकलने वाला है। आपकी हालत को देखते हुए आप बिल्कुल भी मुझसे जीत नहीं पाएंगे और उसका नतीजा कब्ज तक खतरनाक हो सकता है। हमें बिल्कुल भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये कहते हुए बंदा बहुत ही रेस्पेक्ट वाले तरीके से अपने बड़े भाई से बात कर रहा होता है। उसका चेहरा देख के साफ चल रहा है कितना शरीफ इंसान है, कितना हैंडसम है और क्यों यहाँ पर जितनी भी लड़कियां मौजूद है वो सबके सब इसको सपोर्ट कर रही है। काफी कमाल का बंदा लग रहा है, लेकिन केवल शक्ल से। एंड्रू बिल्कुल भी समय से डरने वाला नहीं है। वो इससे कहता है इस फाइट का रिजल्ट क्या निकलेगा वो तो इस फाइट खत्म होने का तुम डिसाइड होगा और जो कोई इस फाइट में जीतेगा उसको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। ये एक डुएल होने वाला है तुम्हारे और मेरे बीच में। इस पे थियो कहता है हाँ मुझे सबके बारे में पता है, लेकिन फिर भी आपकी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ। आपकी हेल्थ के आगे मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आपके सामने बिल्कुल फाइट करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता मुझसे फाइट करने के चक्कर में आपकी हेल्थ पे और ज्यादा नुकसान पहुंच जाए। अगर आपने ज्यादा इधर उधर हिलने की कोशिश की, ज्यादा जोर से मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो तब भी काफी होगा आपकी बॉडी को बुरी तरह चोट पहुंचाने के लिए। और मैं बिल्कुल भी अपने भाई को चोट पहुंचता हुआ नहीं देख सकता। ये कहते हुए वो थोड़ी बहुत सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। एंड्रू के बाद पूरी तरह से पता है, उसके चेहरे के ऊपर हल्की स्माइल आ जाती है। वो समझ जाता है जब पर किस तरह की चाल खेली जा रही है। वो तुरंत ही एक शील्ड उसको बनाता है, अपनी शील्ड को अपने हाथ में पकड़ते हुए आगे बोलता है लेकिन मैं भी तुम्हारे सामने हार मानने वाला नहीं हूँ। अब तो फाइट होके रहेगी और इस फाइट के बाद में डिसाइड होगा इस फाइट का नतीजा क्या निकलता है, फाइट से पहले नहीं। चलो इसे शुरू करते हैं। जब प्रिंस एंड्रू ऐसा कुछ कहता है तो जितने लोग आसपास में खड़े हुए हैं वो सबके सब एंड्रू के प्रश्न शुरू कर देते हैं। असल में इसका एक मेन रीजन ये है क्योंकि जो सेकंड प्रिंस थियोडोर है उसके पास में अरसान कोर स्किल है जो कि प्रिंस एंड्रू के पास में भी है और उसने भी एक सर्कल एक्टिवेट कर लिया है जो कि एंड्रू ने भी कर लिया है। लेकिन बस फर्क कितना सा है, थियोडोर के बारे में सबको पता है लेकिन एंड्रू के बारे में किसी को भी नहीं पता। सबको यही लग रहा होता है फाइट पूरी तरह से एक तरफा है और थियोडोर जिसने अपनी फाइटिंग स्किल्स एक बहुत ताकतवर फाइटिंग नाइट से सीखी है तो वो बिल्कुल बड़ी आसानी से एंड्रू को फाइट में हरा सकता है। वही एंड्रू जो कि पूरे समय केवल बिस्तर पड़ा रहा वो किसी भी तरीके से एक फाइटर से फाइट में नहीं जीत सकता। वैसे अब इस फाइट का नतीजा क्या निकलेगा वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को